हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी शराधना। देखिए, आज हमारा भारतीय इतिहास की दूसरी कक्षा है और हमने कल उसमें जो कवर किया था उससे आगे चलते हैं अभी फ्रेंड्स। तो अब बात आती है कि भारतीय इतिहास को कितने स्रोतों से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं अभी भारतीय इतिहास। इतिहास को कितने कितने स्रोतों में बांटा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास को जो बांटा गया है वो तीन स्रोतों में बांटा गया है। कितने स्रोतों में बांटा गया है अभी? तीन स्रोतों में। तीन स्रोतों में ठीक है। तो देखिए जो भारतीय इतिहास है वो तीन स्रोतों में बटा है। तो आइए देखते हैं इसके स्रोत कौन कौन से और किस प्रकार के हैं। तो देखिए जो फर्स्ट स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। जो फर्स्ट है हमारा नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो देखिए आइए इसको पढ़ते हैं अभी हम। जो हमारा पुरातात्विक स्रोत है ये किस प्रकार से है या कैसे है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा किसे जाना गया है? प्राचीन भारत को जाना गया है पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है, तो देखिएगा अभी इसमें सबसे ज्यादा प्राचीन भारत को जाना गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो इसमें जाना गया है वो प्राचीन भारत को जाना गया है, जिसके अंतर्गत किसको रखा गया है? तो देखिएगा भाई, जिसके अंतर्गत या पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। तो आइए इसमें हमारा नेक्स्ट इसकी पहचान कैसे होगी या किस प्रकार से होगी। इसके अंतर्गत तो देखिए जो इसके अंतर्गत रखा गया है वो रखा गया है अभिलेखों। तो देखिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो गुप्त वंश है या मौर्य वंश है उसमें सबसे अधिक किसका प्रचलन चला था? उसमें अभिलेखों का प्रचलन चला था। तो अभिलेख भी आपके तीन भागों में बटे हुए हैं, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख। तो अलग अलग प्रकार से ये लेख लिखाए जाते थे। उससे आगे चलते हैं अभी सिक्के। फिर कह सकते हैं आप मूर्तियां। ठीक है, तो आइए जो हमारे सिक्के हैं या हम कह सकते हैं जो हमारी मुद्रा है, मुद्रा जो चलाई गई है उसके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ खाली कि जो हमारा पुरातात्विक स्रोत है इसकी पहचान मैंने बताई आपको। प्राचीन भारत जो रखा गया वो सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही रखा गया, और जो इसमें या इसके अंतर्गत मुख्य प्रकार से जो चीजें आती है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए इससे आगे चलेंगे। भवन, स्मारक। ठीक है, तो देखिए जो हमारे स्मारक है या भवन है वो किसके अंतर्गत आते हैं भैया? वो इसी के अंतर्गत आते हैं भैया। अब आएगा हमारा चित्रकला। ठीक है, ETC।
ठीक, यानी कि इत्यादि। तो देखो ये सब इसके अंतर्गत आपका विवरण मिलता है, यानी कि जो हमारा भारतीय इतिहास है तो इन सब चीज़ों का उसमें ये विवरण मिलता है। जैसे कि आइए सबसे पहली बात आती है हमारा अभिलेखों के बारे में, मैंने आपको बता दिया। आइए अब इस पे बात आती है सिक्के। सिक्के कह दो या मुद्रा। तो देखिएगा भारत में सर्वाधिक प्रकार की मुद्रा चलाने वाला वंश। ठीक है, तो देखिए उस वंश का जो नाम था अभी वंश सातवाहन वंश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो सातवाहन वंश है ना, इसने 7 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। तो देखिए जिसने 7 प्रकार की मुद्रा को चलाया था। ठीक है, तो देखिए इन्होंने 7 प्रकार की मुद्राओं को चलाया था। भारतीय इतिहास में इनसे अधिक ज्यादा मुद्राएं नहीं चलाई है किसी भी राजा ने। तो ये वंश था, ये दक्षिणवर्ती वंश था भी, सातवाहन वंश। जैसे दक्षिण में आपका कर्नाटक है, केरल है और आपका आंध्र प्रदेश है, अब वर्तमान में आपका तेलंगाना भी बन चुका है। तो ये वहां का वंश था सातवाहन वंश। तो इन्होंने वहां पे ये मुद्राएं चलाई थी। और इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी देखेंगे भी। आइए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए अब इससे आगे का क्वेश्चन ये है, सातवाहन वंश भारत में एकमात्र ऐसा वंश है जिसने शीशे की मुद्रा चलाई थी। तो देखिएगा अभी जो ये सातवाहन वंश है इसने शीशे की मुद्रा चलाई थी। ठीक, तो किसी भी भारतीय इतिहास में किसी भी राजा ने शीशे की मुद्राएं नहीं चलाई थी, बस एकमात्र इसी वंश ने शीशे की मुद्रा चलाई थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। आइए इससे आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था ये तो हुई मुद्रा। तो मुद्रा में क्वेश्चन और आ जाता है आपका, कई बार एग्जाम में आया है कि मुगल वंश में चमड़े की मुद्रा चलाने वाला राजा कौन था। तो देखिए बात आती है हमारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा मुगल वंश में चमड़े की मुद्रा चलाने वाला राजा। ठीक, तो आइए आपने ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने पहली बार पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। तो देखिएगा जो मुगल वंश है, मुगल वंश में जो शीशे की मुद्राएं चलाने वाला वंश था वो कौन सा था। सॉरी, मुगल वंश में जो चमड़े की मुद्रा चलाने वाला वंश था वो कौन सा था। तो इसको देखते हैं अभी। तो देखिए जो मुगल वंश है, मुगल वंश में चमड़े की जो मुद्रा चलाने वाला राजा था वो था निजाम।
निजाम। ठीक है, तो देखिए जो निजाम था, आप बोलोगे कि मुगल वंश का नहीं था। जी हाँ, ये मुगल वंश का राजा नहीं था, लेकिन ये एक दिन के लिए राजा बना था। तो देखिए एक दिन के लिए राजा क्यों बना था, किस रीजन से बना था, मैं आपको बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा हुमायूं का। तो देखिए जो हुमायूं था, हुमायूं एक ऐसा राजा था, रूढ़िवादी राजा था, यानी कि एक अंधविश्वासी राजा था। जादू टोना पे, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा वो बिलीव करता था। तो इस रीजन से वो अपने लाइफ में बहुत ही कम युद्ध जीता है, बहुत ज्यादा युद्ध हारा है। तो उसके जो अपोजिट युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी ने युद्ध किया था भाई। और जैसे ही शेरशाह सूरी ने युद्ध किया था, तो उसको अपना सारा साम्राज्य छोड़ के भागना पड़ा था। और छोड़ के भागने के उपरांत में उसके सीमावर्ती जो भी सैनिक थे शेरशाह सूरी के, वो उसे ढूंढ रहे थे। और ये हुमायूं दर बदर भटक रहा था। तो इसलिए उसे एक दिन के लिए जो छिपाया था, वो निजाम था, एक व्यक्ति था निजाम, उसने उसको छिपाया था। तो जैसे उसने एक दिन के लिए उसे छिपाया, उसकी जान बचाई, तो उसे राज्य की सीमा से बाहर कर दिया था। तो इस रीजन से उसे एक दिन का राजा हुमायूं ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि उसकी जान बचाई थी हुमायूं ने एक दिन के लिए। तो उसका कर्ज उतारने के लिए उसने उसकी मर्जी पूछी थी निजाम की कि आपकी क्या मर्जी है। तो उसने बोला कि मुझे महाराज एक दिन का राजा बना दीजिए और मेरे ही नाम का सिक्का चलना चाहिए। तो उसके नाम की मुद्रा चली थी, उसने चलाई थी चमड़े की मुद्रा। तो कई बार क्वेश्चन ये आया है और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए चमड़े की मुद्रा जो चलाने वाला राजा था, वो कौन था भाई? निजाम। ठीक है, तो आइए तो देखिए, हमने जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें ये पढ़ा। अब पुरातात्विक स्रोत में हमारा एक टॉपिक आया था स्मारक। तो देखिए स्मारक में जैसे हम बोल सकते हैं, एक टॉपिक था हमारा स्मारक। ठीक है, तो देखिए जो हमारा स्मारक है, जैसे आपने देखा होगा ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट। ठीक है, और जो आपका लाल किला है वो इंडिया में दो जगह बना हुआ है, हम कह सकते हैं, एक तो आपका आगरा में और एक आपका दिल्ली में। तो आइए जैसे देखते हैं अभी स्मारक में लाल किले को ही लेते हैं। लाल किला, तो देखिए स्टूडेंट जो लाल किला है, लाल किला इंडिया में कितनी जगह है? तो वो दो जगह है। इसमें आप लोग अच्छे खासे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये है, ये है दिल्ली, दिल्ली और आगरा, आगरा में स्थित है, स्थित है। तो देखिए आपका जो एक लाल किला आगरा का लाल किला है और एक लाल किला आपका दिल्ली का लाल किला है। तो अब इसमें सबसे पहले बात आ जाती है कि ये दो जगह है, ये किस किस ने बनाया होगा? तो जाहिर सी बात है इसे अलग अलग राजाओं ने बनाया है, लेकिन इसमें डाउटफुल जो कंफ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते चलेंगे साथों साथ, ठीक है, ताकि हम आगे चल के कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो आइए लाल किले का जो पॉइंट्स है उसको क्लियर करते हैं अभी। तो देखिएगा जो लाल किला है, लाल किला देखिए एक हुआ दिल्ली और एक हुआ आगरा। ठीक है, एक तो दिल्ली का लाल किला है स्टूडेंट्स और एक आपका आगरा का लाल किला है। तो अब दोनों के अंदर ही मोती मस्जिद बनाई हुई है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है अभी। तो देखिए इसमें भी मोती मस्जिद है, दिल्ली में मोती मस्जिद, और इसमें भी मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद। ठीक है, दोनों के अंदर मोती मस्जिद है और दोनों के नाम लाल किले से प्रसिद्ध है। तो आइए अब बात आती है कि दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था?
तो सबसे पहले इसको लेते हैं अभी नेमा। तो देखिए इसमें देखेंगे भाई, जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण कराया है भैया, वो कराया शाहजहां ने। शाहजहां ने, ठीक है। तो देखिए इसका दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? अभी शाहजहां ने। अब बात आती है आगरा। आगरा के लाल किले का निर्माण, तो देखिए इसका जो लाल किले का निर्माण कराया है वो कराया है अकबर ने। अकबर ने। तो दोनों राजा अलग अलग है भाई, लेकिन वंश एक है। एक ही वंश के राजा ने दो जगह ये इसको बनवाया है भाई। तो ये दोनों राजा अलग होने के कारण, लेकिन मोती मस्जिद भी बनी हुई है। तो बात आती है मोती मस्जिद दिल्ली में किसने निर्मित कराई? तो देखिए जो इसका निर्माण कराया है, निर्माण, तो निर्माण जो कराया है औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है। तो देखिएगा दिल्ली में जो मोती मस्जिद है लाल किले में, उसका निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। अब बात आती है आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? निर्माण, तो देखिए जो इसका निर्माण कराया वो कराया है शाहजहां। शाहजहां, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स देखेंगे इसको एक बार, थोड़ा सा इसमें रिपीट कर लेते हैं अभी। तो देखिए लाल किला इंडिया में दो जगह बना हुआ है, एक दिल्ली में बना हुआ है और एक आगरा में बना हुआ है। दोनों के ही अंदर मोती मस्जिद बनी हुई है, आगरे में भी और दिल्ली में भी। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था, आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने कराया था। अब बात आती है मोती मस्जिद। तो देखिए दिल्ली की मोती मस्जिद में जो निर्माण हुआ है वो औरंगजेब ने कराया था, और जो मोती मस्जिद है आगरे की, इसमें जो निर्माण कराया वो शाहजहां ने कराया था। तो इसीलिए इसमें जरा सा भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चल के जब हमारा ये टॉपिक चलेगा भी तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई थी ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है अभी, और मैंने ये कुछ जो उसके सबसे खास पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। अब उससे आगे जो चलेंगे, नेक्स्ट आएगा हमारा साहित्यिक स्रोत। तो आइए इसको रब करते हैं अभी। नेक्स्ट है भी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो देखिए जो हमारा साहित्यिक स्रोत है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखते हैं भी। तो सबसे पहली बात है साहित्य, तो आप समझ ही गए होंगे साहित्य। जब बात साहित्य की आती है तो आप समझ जाइए कि धर्म, शास्त्र, पुस्तक इन्हीं की बात होती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यही आता है। तो देखिए भाई इसमें क्या होता है साहित्य में, इसके अंतर्गत प्राचीन काल में सर्वाधिक हाथों द्वारा पुस्तकें लिखी जाती थी। सर्वाधिक पुस्तकें लिखी जाती थी, ठीक है। तो देखिए जो हमारा प्राचीन काल है भाई, जो या हम कह सकते हैं साहित्य काल है, ये हमारा साहित्यिक स्रोत। इसमें कोई भी मशीनों वगैरह या कोई कंप्यूटराइज नहीं पुस्तक लिखी जाती थी, वो हाथ के द्वारा पुस्तक लिखी जाती थी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, ठीक है। तो इसलिए उसको लिपि को जो नाम दिया गया वो दिया गया
पांडुलिपि लिखी जाती थी, जिस कारण इसे पांडुलिपि भी कहते थे। ठीक है, तो देखिए ये सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। बात आती है कि पांडुलिपि भारत के किस स्रोत में पाई गई है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पाई गई है भी पांडुलिपि। ठीक है, तो अब यह किस नाम से जानी जाती थी, वो पांडुलिपि के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो पांडुलिपि है वो किस तरह से लिखी जाती थी। तो देखिए पांडुलिपि भोजपत्र तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो भोजपत्र होते हैं ये पेड़ों के ही पत्ते होते हैं, तो उन पे लिखी जाती थी। पहले कोई भी किसी भी प्रकार का बाइंडर या कॉपी नहीं थी, तो ये भोजपत्र पे लिखी जाती थी। तो वे भोजपत्र ज़्यादा समय के लिए तो नहीं चलते थे, लेकिन कुछ समय के लिए अध्ययन कर सकते थे उन पे लिखकर। तो भोजपत्र, और इसके साथ साथ में ताड़ के पत्ते और थे भी। तो देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, भोजपत्र व ताड़ पत्तों पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो देखिए भोजपत्र और ताड़ पत्तों पर लिखी जाती थी, तो इसीलिए ये पांडुलिपि बोली गई है। आइए उससे आगे चलते हैं। तो देखिए जो आपका भारतीय साहित्य या प्राचीन साहित्य है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। देखिएगा, प्राचीन साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद, वेदांत, महापुराण, रामायण, महाभारत। तो देखिए महाभारत तो आप लोगों ने सभी नहीं देखा होगा, और नहीं भी देखा हो तो महाभारत हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो युद्ध होता है, सबसे ज्यादा जो युद्ध चला है लंबे काल तक, वो महाभारत में चला है, और रामायण में भी चला है, लेकिन महाभारत में सबसे ज्यादा युद्ध लंबे समय तक चला है। ठीक है, तो रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। ठीक है, तो देखिए तथा जैन धर्म आदि आते हैं। सही है, तो देखिए सभी स्टूडेंट्स देखेंगे जो हमारा साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में यही बातें आती है। या आप ज़्यादा चीज़ें ना कर पाओ, बस माइंड में ये रखना कि जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्य स्रोत ये पुस्तकों से रिलेटिव होता है। साहित्य, कई बार क्वेश्चन आता भी है कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रों में दिया जाता है, वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इससे ज्यादा कोई भी पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वो साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो आइए हम उससे आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स देखेंगे भी
देखिए बात आती है हमारा कि भी जो विश्व का सबसे बड़े महाकाव्य है वो कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको नोट करके कर सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, हर एग्जाम में आता है। सबसे बड़े महाकाव्य, ठीक है। तो देखिए जो सबसे बड़े महाकाव्य है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे जो आएगा भैया वो आएगा महाभारत, ठीक है। और जो हमारा दूसरे नंबर पे आएगा भी, नंबर 2 पे रामायण, ठीक है। तो देखिए नंबर 2 पे जो आया वो रामायण आया, तो नंबर 1 पे है महाभारत और दूसरे पे है रामायण। तो ये हमारे भारत के सबसे बड़े, या सॉरी विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य है, 2 महाकाव्य है, महाभारत और रामायण, ठीक है। दूसरा भी नाम है महाभारत का, इसको सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, जब हमारा वैदिक सभ्यता चलेगी तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये हमारा साहित्यिक स्रोत था, साहित्यिक स्रोत के कुछ मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने आप लोगों को बताए। तो आइए स्टूडेंट्स उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 3, विदेशियों का विवरण, ठीक है। तो देखिए अब बात आती है हमारा विदेशियों का विवरण। तो अब सबसे पहली बात है जो हमारे देश के अंतर्गत या इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है। तो इसके अंतर्गत भारत में, इसके अंतर्गत भारत में अलग अलग देशों से आने वाले व्यक्तियों का विवरण मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है, इसके विदेशों के विवरण में थर्ड पार्ट है भाई हमारा। तो विदेशों से जो अलग अलग व्यक्ति आए हैं अलग अलग देशों से, तो उनका विवरण मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊं भी कौन कौन आए थे, जैसे सिकंदर, ठीक है। देखिए सिकंदर आया था, फाहियान, हेमस्वान। तो देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये फाहियान था ये चीनी यात्री था भाई, ठीक है। और जो हेमस्वान था वो भी क्या था भाई, चीनी यात्री था, ठीक। तो हम कह सकते हैं हेमस्वान, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। उससे आगे इब्न बतूता आदि, ठीक है। तो देखिए ये सारे व्यक्ति आए थे भाई, किसके काल में आए थे भाई,
यानी कि विदेशियों के विवरण के काल में तो और भी बहुत से व्यक्ति आए हैं, आपने सुना हो मुगल वंश और बहुत सारे अंग्रेज भी, और आपने फिर उसके बाद में सुना हो कि भी अंग्रेजों में भी फ्रांसीसी थे और डच थे, डेनिश थे, ठीक है, अलग अलग देशों से अलग अलग व्यक्ति आए हैं। तो उन सबका विवरण जो मिलता है वो तीसरे भाग में मिलता है, विदेशियों के विवरण में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप सभी को ये तीसरा पार्ट बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे का जो इसका क्वेश्चन है वो हम कल क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।